स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, जनवरी में आपका एग्जाम होने वाला है और ऐसे में आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए, आपको और मोटिवेट करने के लिए नेट क्रैकर्स अपनी PYQ सीरीज में लेके आया है पॉलिटिकल थ्योरी में सेकंड वीडियो को, जहां हम 10 और इम्पॉर्टेंट PYQs को डिस्कस करने वाले हैं। इन वीडियोस को लास्ट तक देखिए और हर एक PYQ को अच्छे से नोट डाउन कीजिए। साथ ही वो सारी इंफॉर्मेशन जो इन PYQs के साथ मैं ऐड ऑन कर रहा हूं उसको जरूर से आप नोट कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु रॉट द बुक रीथिंकिंग मल्टीकल्चरिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी? इस किताब को, इस पुस्तक को किसने लिखा? अब जब राइटिंग्स की बात आती है, राइटर्स की बात आती है, तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो बच्चों के लिए हमेशा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट नहीं हैं जिसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इतने सारे राइटर्स, इतनी सारी थ्योरीज, हर राइटर की बहुत सारी किताबें, वो किताबें जो कि मेन राइटिंग है वो तो है, बट क्रिटिक अगर किसी का किया है तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ऐसे में जो किताब है, इसके राइटर का नाम पूछा गया है कि इसको किसने लिखा है। तो हम वन बाय वन इन थिंकर्स को देख लेते हैं। पहला नाम है भिकू पारेख, सैमुअल हैमिल्टन, बैरन बेरी एंड लियो मैकेंस्ट्री। चार नाम आपके आगे दिए गए हैं। मैं नीचे से शुरुआत करता हूं। सबसे पहले लियो मैकेंस्ट्री की बात करूं तो ये एक जर्नलिस्ट थे। बेसिकली डायरेक्टली इन्होंने कोई राइटिंग नहीं लिखी, कोई एकेडमिक राइटिंग इन्होंने नहीं लिखी, तो ये आंसर गलत है हमारा, ये ऑप्शन गलत होगा। बैरन बेरी की अगर मैं बात करूं तो ये मल्टीकल्चरिज्म से जुड़े रहे थे। कल्चर एंड इक्वालिटी, एग्लिटेरियन क्रिटिक ऑफ मल्टीकल्चरिज्म। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कल्चर एंड इक्वालिटी, कल्चर एंड इक्वालिटी, एग्लिटेरियन क्रिटिक ऑफ मल्टीकल्चरिज्म। इन्होंने एक किताब लिखी थी, 2001 में पब्लिश हुई थी। बैरन बेरी की किताब थी, याद रखिएगा। सैमुअल हैमिल्टन, इनकी थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन रीमेकिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ये 1996 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, सैमुअल हैमिल्टन की। सैमुअल हैमिल्टन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली मल्टीकल्चरिज्म से नहीं जुड़े, बट उसकी क्रिटिक इन्होंने काफी पॉइंट्स पे की थी। ऑल्दो लियो मैकेंस्ट्री की अगर बात की जाए तो ये भी अपने आर्टिकल्स के द्वारा लिबरल व्यूज को रखते हैं, और लिबरल व्यूज को रखते हुए कई जगह ये मल्टीकल्चरिज्म के जो आइडिया हैं उसको क्रिटिक करते हुए नजर आते हैं। इस किताब के जो मेन जो उसके ऑथर हैं वो हैं भिकू पारेख। भिकू पारेख ने इस किताब को लिखा था, और भिकू पारेख को हम जानते हैं कि जब भी आप मल्टीकल्चरिज्म को पढ़ेंगे तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अब जब इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करें तो साथ में इन सब थिंकर्स से जुड़ी हुई, या इन लोगों से जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनसे जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इन सैमुअल हैमिल्टन और बैरन बेरी की जो किताब है उनको भी आप जरूर से नोट डाउन कीजिएगा। बैरन बेरी की किताब का नाम है कल्चर एंड इक्वालिटी, इगलिटेरियन क्रिटिक ऑफ मल्टीकल्चरिज्म, 2001 में। सैमुअल हैमिल्टन की किताब का नाम है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन रीमेकिंग वर्ल्ड ऑर्डर, 1996 में पब्लिश हुई थी। अब जब इस तरह से आप पॉइंट आउट करते हैं चीज़ों को अच्छे से, एक एक क्वेश्चन के साथ आप उसकी डिटेलिंग करते हैं, तो ना सिर्फ आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज इंक्रीज होती है, बल्कि फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। इसी में एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट एग्जाम जनवरी 2025 के लिए, तो नेट क्रैकर्स आपके लिए लेके आया है बहुत ही अच्छा ऑफर। वो सारे कोर्सेज जो हम प्रोवाइड करा रहे थे, जिसमें हमारी ऑनलाइन क्लासेस का कोर्स जो कि 8,000 रुपये की फीस रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ 3500 में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स कवर होंगे, पेपर 2 पेपर 1 के। इसी के साथ पीडीएफ नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और हमारी टेस्ट सीरीज जो कि एक्सक्लूसिव है। साथ ही साथ वो सारे क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस कोर्स के अंदर अवेलेबल होंगे। इस कोर्स की वैलिडिटी होगी जनवरी के एग्जाम तक के लिए। और अभी इससे पहले जब मैंने वीडियो डाली थी 2 दिन पहले, तो इस कोर्स की फीस को हमने 2500 रखा था। तो अभी जितने बच्चों ने एनरोल कर लिया है, उसके अलावा आप अगर कोई एनरोल करना चाहे इसको कल से, तो आपकी ये फीस एप्लीकेबल हो जाएगी उसके ऊपर। अगर आप इस बैच को आज एनरोल करते हैं, जब मैं वीडियो में बना रहा हूँ 25 नवंबर को, तो इसकी फीस रहेगी 2500, बट अगर आप इसे कल से एनरोल करते हैं तो दैट विल बी 3500। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्क्सिज्म इज रिलेटेड टू classless stateless society, state will be wither away, dictatorship of farmers, from each according to his ability to each according to his need। मार्क्सवाद किस चीज से संबंधित है? वर्गहीन और राज्यहीन समाज से, राज्य का धीरे धीरे समाप्त हो जाना, किसानों की तानाशाही, प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार देना।
अब मार्क्सिज्म को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही बैठता है कि जी हाँ, ये एक क्लासलेस सोसाइटी की और एक स्टेटलेस सोसाइटी की इमेजिनेशन रखते हैं। क्लास की जब बात की जाए तो कार्ल मार्क्स दो क्लासेस की बात करते हैं। एक तो है प्रोलेटरेट क्लास, जो कि बेसिकली धनी वर्ग है, सॉरी मजदूर वर्ग है बेसिकली। एक है बोर्जुआ कम्युनिटी जो कि धनी वर्ग है। तो उनके बीच का जो क्लैश है उसको समझाते हैं। तो कहते हैं हम एक ऐसी क्रांति की बात करेंगे जिससे जो सिस्टम है इसको हटा दिया जाए। स्टेट विल वाइदर अवे, इसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट मॉडल है उन सबको हटा दिया जाएगा और नए तरीके से चीजों का निर्माण किया जाएगा। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, ये भी बिल्कुल ठीक बैठता है। डिक्टेटरशिप ऑफ फार्मर्स, ये सही नहीं बैठता। क्यों? ओके, पॉलिट्रेट की डिक्टेटरशिप की उन्होंने बात की थी, डिक्टेटरशिप ऑफ पॉलिट्रेट्स, वो अगर पॉइंट इसमें होता तो हम उसको फिर भी ठीक कहते हैं, बट यहाँ पे टेक्निकली फार्मर्स की जो डिक्टेटरशिप है उसका बात कार्ल मार्क्स ने नहीं की थी। तो राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 4। दिस डी इज द राइट आंसर। 4, 1 एंड 2, दिस इज द राइट आंसर। ओके, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो लगता है यार बड़ा इजी है। अगर कोई बच्चा इसको देखे फार्मर्स की बात अगर करे तो मैं आपको बता दूं कि मार्क्सिज्म को आगे ले जाने वाले लोगों में एक नाम आता है लेनिन का। लेनिन के बाद जो दूसरा बड़ा नाम आता है वो आता है माओ का, माओ जेडोंग का। माओ जेडोंग वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चाइना के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली माओज़म को जब इस्तेमाल करा तो उन्होंने जो कृषक वर्ग था, एग्रीगेंट कम्युनिटी थी, किसान थे, उनको उसके अंदर एक मेन लीड रखा कि भाई इनके द्वारा माओ मासेस जो कहा गया बेसिकली, ठीक है। तो ऑल्दो अगर मार्क्सिज्म को आप डायरेक्टली पढ़ें तो वहां पे आपको फार्मर वर्ड इस तरह से नहीं पढ़ने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हु वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सपोनेंट ऑफ न्यू लिबरलिज्म। अब 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से डायरेक्टली कौन ऐसा व्यक्ति है जो न्यू रियलिज्म को आगे नहीं बढ़ाता। एफ ए हैक, एम फ्रिडमैन, रॉबर्ट नॉजिक, कार्ल पॉपर। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर आप में से जितने बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से पढ़ा है उनको पता है कि भाई एफ ए हैक का जो नाम है ये डेफिनेटली लिबरलिज्म के आइडियाज के साथ जुड़ा हुआ है। लिबरलिज्म को आगे बढ़ाने में न्यू लिबरलिज्म के जो आइडिया है, उसी तरह से एम फ्रिडमैन का नाम भी इसमें जुड़ा हमें मिलता है। रॉबर्ट नॉजिक भी न्यू लिबरलिज्म से जुड़े हुए हैं। कार्ल पॉपर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम न्यू लिबरलिज्म में दूर दूर तक नजर नहीं आता, उल्टा ये उसकी क्रिटिक करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर पूछा जो गया है हु वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपोनेंट, तो वो राइट आंसर होगा कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर इज द राइट आंसर, जिन्होंने न्यू लिबरलिज्म के एरिया में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। न्यू लिबरलिज्म, आप इसको नव उदारवाद के तौर पर जानते हैं। हम 3 अलग अलग तरह की लिबरलिज्म को पढ़ते हैं जैसे रियलिज्म में है। एक है क्लासिक, एक है नियो, और कई बार हम लोग स्ट्रक्चरल वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं या कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म का नाम भी आता है। बट मोस्टली ये जो 2 टर्म्स हैं स्ट्रक्चरल और कंटेम्प्रेरी, ये ज़्यादातर रियलिज्म के साथ आपको देखने को मिलेगी। लिबरलिज्म मोस्टली जगह पर नियो लिबरलिज्म के तौर पर ही जानी जाती है, जो कि नए आइडियाज इसमें एड ऑन हो गए हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपको सारे नोट डाउन करने हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन के बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया है हु इज रिगार्डेड एज नियो कंजर्वेटिव, किसे नव रूढ़िवादी माना जाता है। 4 नाम हमारे आगे हैं। एक है एंटोनियो ग्राम्स्की, दूसरी है हैना एरेंट, मैरी वुllstonecraft एंड जॉन रॉल्स। अगर इन चारों को हम देखें तो ग्राम्स्की के आइडिया को हम मार्क्सिज्म से जोड़ते हैं। मार्क्सिज्म में हेजेमनी जैसे कॉन्सेप्ट्स को देखे जाते हैं। जॉन रॉल्स अपने जस्टिस के कॉन्सेप्ट्स को, इगलिटेरियन कॉन्सेप्ट्स को आगे रखते हैं। मैरी वुllstonecraft जिस समय पर आई उस समय में इन्होंने वुमन के अपलिफ्टमेंट को लेकर जो आइडिया दिए, कोर फेमिनिस्ट आइडियाज दिए। हाँ, हैना एरेंट की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि हैना एरेंट ने जिस तरीके से बहुत सारे एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को क्रिटिसाइज किया और पुराने कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट किया, वो एक तरह से डायरेक्ट जो कंजर्वेटिज्म है उसको सपोर्ट करती हुई नजर आती हैं। इसीलिए इनको नियो कंजर्वेटिव की कैटेगरी में रखा जाता है। ऑल्दो हैना एरेंट के लिए कहना बड़ा मुश्किल था कि वो किस एक थॉट स्कूल को रिप्रेजेंट करती हैं, बिकॉज जिन आइडियाज को खुद रखती थी वो कल को उन्हीं को क्रिटिक करती थी। कई बार वो अपनी बोली हुई बातों के अगेंस्ट जाती थी और किसी एक थॉट स्कूल से वो डायरेक्टली बिलोंग नहीं करती थी जो उनकी क्वालिटी मानी जाती है।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीकल्चरिज्म, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंस्कृतिकता की विशेषता नहीं है? टॉलरेंस है, बिल्कुल है जी। लिबर्टी, टॉलरेंस तो कहता ही है ना मल्टीकल्चरिज्म के, सब धर्मों को, सब वैल्यूज को एक्सेप्ट करो। लिबर्टी, स्वतंत्रता है, बिल्कुल, सब जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब स्वतंत्रता है उन सब चीजों को मानने के लिए जो वो मानते हैं, जो भी उनके बिलीफ्स हैं उनके लिए। डेमोक्रेसी, बिल्कुल डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेसी कहती है वन मैन वन वोट, और ऐसे में हर व्यक्ति अपने राजनीतिक अधिकारों को इस्तेमाल करने योग्य हो, तो ये तो मल्टीकल्चरिज्म से जुड़ेगा ही। स्पेशलाइजेशन को मल्टीकल्चरिज्म के कैरेक्टर के तौर पर नहीं दे सका जा सकता, क्योंकि किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के तहत आपको मल्टीकल्चरिज्म में लाया जाए, ये चीज नहीं है। स्पेशलाइजेशन कंजर्वेटिव सोसाइटीज का ज्यादातर एक ट्रेंड होता है, तो मल्टीकल्चरिज्म से जुड़ा हुआ नजर नहीं आता। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा दैट इज स्पेशलाइजेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 4 ऑप्शन यहां दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल फीचर ऑफ लिबरल फेमिनिज्म। सबसे पहली बात तो ये आती है कि लिबरल फेमिनिज्म है क्या। तो जिस तरह से लिबरल थ्योरी आई, जिसने इंडिविजुअल को कंसीडर किया, जब फेमिनिज्म में इस थ्योरी को लाया गया तो वो इंडिविजुअल बेसिकली एक जेंडर से बिलोंग कर रहा था, पर्टिकुलरली फीमेल्स की बात हो रही थी, और उनको सेंटर में रख के इस थ्योरी को डिजाइन किया जाता है पूरी तरह से। अब इनमें से कौन सी चीजें सेंट्रल एलिमेंट के तौर पर देखी जा सकती है, जो द फॉलोइंग द सेंट्रल फीचर? सिस्टरहुड नहीं, सिस्टरहुड को हम लिबरल फेमिनिज्म के अंदर नहीं रख सकते, बेसिकली रेडिकल फेमिनिज्म का हिस्सा आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप कहें रियलिस्ट फेमिनिज्म का हिस्सा कह सकते हैं। द पर्सन इन पॉलिटिक्स, ये भी रेडिकल फेमिनिज्म से जुड़ता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये एक ऐसा रिलम है या ऐसा एरिया है जो कि ज्यादा फोकस कर रहा है पावर सीकिंग फीचर्स पे। ट्रांसफॉर्मिंग प्राइवेट रिलम, डायरेक्टली आप इसको भी लिबरल फेमिनिज्म का हिस्सा नहीं रख सकते, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्राइवेट रिलम है ये बेसिकली पेट्रियार्की के अगेंस्ट वुमन डोमिनेंस को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। असेस टू द प्राइवेट रिलम, ये राइट आंसर है, निजी क्षेत्रों तक पहुंचना। अब इसलिए ऐसा कहा गया क्योंकि हर वो एरिया, निजी क्षेत्रों की अगर बात की जाए, चाहे आप कोई प्रोफेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, या फैमिली में आपका जो स्थान है, उन सबको लेकर जो एक लड़ाई है फेमिनिज्म की, उसमें ये लिबरल फेमिनिज्म इंडिविजुअल को सपोर्ट करता है। क्लियर? तो इस तरह के जो आइडिया हैं या इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको तब आप आंसर कर सकते हो जब आपने थ्योरीज को अच्छे से पढ़ के समझा हो। अब देखने में लगेगा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, बट क्या ही है इसमें। अब टेक्निकली अगर किसी बच्चे ने फेमिनिज्म को नहीं पढ़ा है डेप्थ में, वो क्वेश्चन को जैसे ही देखेगा वो कहेगा अरे सिस्टरहुड, ठीक है, हो सकता है ये हो, क्योंकि फेमिनिज्म स्त्री स्त्री सारी बहनें हैं टाइप, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि फेमिनिज्म के भी अलग अलग हिस्से हैं, तो किस पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या एग्जैक्टली आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि लिबरलिज्म एज अ डेवलप्ड आइडियोलॉजी वाज अ प्रोडक्ट ऑफ, उदारवाद एक विकसित विचारधारा के रूप में किसका उत्पादन है। मतलब डेफिनेटली ये पूछा जा रहा है कि भाई जो आज के समय में लिबरल आइडियोलॉजी की जब हम बात करते हैं, लिबरल थॉट्स की बात करते हैं, तो हमें आज पता है कि लिबरलिज्म की क्या स्टैंडर्ड है, बट ये आया कहाँ से, डेवलप कैसे हुआ, क्या रीजन रहा होगा? 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, 16वीं सेंचुरी का टाइम, इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे जाने लगा था, क्या ये रीजन है? नहीं है, बट बहुत क्लोज आंसर है ये, ऑल्दो इस क्वेश्चन में रीजन नहीं है। वीकेंड चर्चेस, हम जब मखैवली को पढ़ते हैं तो हम वो समय देखते हैं जब वो कहते हैं कि भाई चर्चेस का डिक्लाइन होने लगा, मॉडर्नाइजेशन आने लगी, या जिसको रेनेसा का नाम दिया गया वो युग आया, ऑल्दो ये भी सही आंसर नहीं होगा। वीकेंड मोनार्की, मोनार्की कमजोर पड़ गई जी, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि मोनार्की कमजोर पड़ी तो चलो अब लिबरल आइडियाज पे फोकस किया जाए। सही आंसर है ब्रेकडाउन ऑफ फ्यूडलिज्म। 16th-17th सेंचुरी के दौर तक आते आते जो फ्यूडल्स थे वो कैपिटलिज्म में टर्न हो गए थे, इनके पास धन था, पैसा था, जमींदार थे, वो कैपिटलिस्ट बन चुके थे। तो यहाँ पर वो चिंतन पैदा हुआ, वो थॉट प्रोसेस पैदा हुई उस समय में, जहां पर अब आप मजदूर बन गए हो। मैं उदाहरण आपको देता हूँ, आप पुरानी फिल्मों में देखते थे ना कि कोई गांव का किसान किसी गांव के साहूकार के पास गया और बोला कि भाई मुझे इतना उधार दे दो, बदले में मेरी जमीनें रख लो। दैट वाज फ्यूडलिज्म बेसिकली।
अब ये कह रहा है कि मुझे नौकरी दे दो, मुझे जॉब करनी है, मुझे नौकरी दे दो। ये कैपिटलिज्म के टाइम पर होने लगा। अब एक्सप्लॉइट तो यहाँ पर भी होगा, ठीक है, बट अब वो नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है। तो ब्रेक डाउन ऑफ फ्यूडलिज्म इसका सही आंसर है। जब फ्यूडलिज्म धीरे धीरे खत्म होने लगी तो उस समय जो लिबरलिज्म थी उसकी आइडियाज, जो एकेडमिक्स टीम्स थी, वहां डेवलप होने लगी। और अगर आप समय के हिसाब से भी देखें तो 16th सेंचुरी में ही मैकियावेली आए थे, ठीक है, सॉरी 16th सेंचुरी में ही जॉन लॉक आए थे, जिन्होंने लिबरल आइडियाज को इतने बढ़ चढ़ के प्रमोट किया था। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही कौन सा है। कंजर्वेटिज्म एंटी सोशल चेंज है, कंजर्वेटिज्म एंटी अथॉरिटी है, कंजर्वेटिज्म एंटी ऑर्गेनिक सोसाइटी है, या कंजर्वेटिज्म एंटी ट्रेडिशंस है। अब कंजर्वेटिज्म वर्ड सुनते ही रूढ़िवाद हमारे जब दिमाग में आता है तो हमें भारत का एक ऐसा फेस भी नजर आता है जो आज भी उसमें फंसा हुआ है। यहाँ पर कहा जाता है कि अरे हमारे सदियों से चलता आया है, यही चलता रहेगा, ये प्रथाएं या ये सब चीजें बदलनी नहीं चाहिए। बट कंजर्वेटिज्म एक थ्योरी के तौर पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, और इवन भारत में तो ये चीज़ें बहुत बड़े तौर पर प्रैक्टिस हो ही रही हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स है, आपकी सोशल लाइफ है, यहाँ तक कि प्रोफेशनल सेंस में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। एंटी अथॉरिटी हम कंजर्वेटिज्म को नहीं मान सकते, बिकॉज ये एंटी अथॉरिटी के तौर पर डेवलप नहीं हुई। एंटी ऑर्गेनिक सोसाइटी नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्राकृतिक है वो तो चलना ही है एज इट इज। एंटी ट्रेडिशन क्या हम इसको मान सकते हैं? टेक्निकली एंटी ट्रेडिशन भी नहीं है, ठीक है। राइट आंसर जो होगा वो है एंटी सोशल चेंजेस। यही एक ऐसा पियर है जो बिल्कुल सही बैठता है। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिज्म उन सोशल चेंजेस की बात करती है जो नहीं होने चाहिए। कंजर्वेटिज्म किसी भी तरह के बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है, वो बहुत रिजिड है इन बदलावों को लेके। आप आज भी अगर मेट्रो किसी सिटी में रह रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ रह रहे हैं तो बात हो रही है। जैसे ही आप इन मेट्रो सिटीज के 20-50 किलोमीटर बाहर निकलेंगे, आपको समझ में आएगा कि समाज अभी भी उतना ही कंजर्वेटिव है। ये सारी बातें, ये 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुला लेना, 1 मिनट में एम्बुलेंस आ जाना, 30 सेकंड में पिज्जा आ जाना, ये सब फिल्मों में होता है और शहरों में होता है शायद से। रूरल एरियाज में अभी भी वही सब चीजें चलती हैं, वही कंजर्वेटिज्म की थॉट है। यकीन ना हो तो न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, या किस तरह से चीज़ें होती हैं। आज भी आप सुनते हैं कि बड़े तौर पर ऑनर किलिंग जैसी चीज़ें होती हैं। तो कंजर्वेटिज्म समाज में बदलाव को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है, वो उसके खिलाफ है पूरी तरीके से। चलिए चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझा है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ नेट के एग्जाम से, और उसी सिलेबस से डिस्कस कर रहा हूँ जो सिलेबस आपका है। क्लियर? इसमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको इजी लगे, कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा कि यार ये तो हमने सोचा ही नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दी गई है एक लिस्ट और मैच मेकिंग करनी है। एक जगह है आइडियोलॉजीज, दूसरी जगह है उनकी कोर वैल्यूज। ओके, अब आइडियोलॉजीज की अगर बात की जाए और उनकी कोर वैल्यूज को समझा जाए तो सबसे पहली आइडियोलॉजी जो है उसको देख लेते हैं, दैट इज लिबरलिज्म। लिबरलिज्म किस चीज से मैच होती है? तो नो डाउट ऑप्शन नंबर 4, फ्रीडम, जस्टिस, रीजन, टॉलरेंस, ये लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ है। सेकंड है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म से जुड़ती है ट्रेडिशन, ऑर्गेनिक सोसाइटी, हायरार्की, प्रॉपर्टी। थर्ड है सोशलिज्म। सोशलिज्म जुड़ती है कम्युनिटी से, इक्वालिटी से, लिबरलिज्म से और कॉपरेशन से। लास्ट है इकोगलिज्म, ये जुड़ती है होलिज्म से और एंटी एंथ्रोपोसेंट्रिज्म से। क्लियर? अब ये सारे ऑप्शंस जो हैं या ये सारी चीजें जो हैं, अगर आप इन थ्योरीज को पढ़ के आए हैं तो आई थिंक आपके लिए बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा इनके आंसर देना। लिबरलिज्म की क्या वैल्यू होती है भैया? डेफिनेटली फ्रीडम को लेके बात करती हैं, जस्टिस को लेके, और समाज में इक्वालिटी के जो एलिमेंट हैं वो सब लिबरलिज्म में आएंगे। कंजर्वेटिज्म एक ऐसी सोच है जो कि चीज़ों को बदलना ही नहीं चाह सकती, सोशल चेंजेस ना हो, ट्रेडिशन चलते रहे, ऑर्गेनिक सोसाइटी चलती रहे, हायरार्की चलती रहे, प्रॉपर्टी चलती रहे।
सोशलिज्म की अगर बात करें तो कम्युनिटी, इक्वालिटी, लेबरिज्म, कॉपरेशन, ये सोशलिज्म से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हमें नजर आता है। वहीं इकोगलिज्म जब एक टर्म है जो बहुत बच्चों के लिए नई है, जब से यूजीसी नेट का सिलेबस चेंज होके आया है 2019 में, तब से ही कई बच्चों को इस टर्म का बारे में पता चला है कि भाई ऐसी भी कोई टर्म एग्जिस्ट करती है। होलिज्म और एंटी एंथ्रोपोसेंट्रिज्म जो है, ये दो चीजें इससे डायरेक्टली जुड़ी हैं। एंथ्रो वर्ड का जो मतलब होता है दैट इज ह्यूमन, तो यहाँ पर जो एंटी एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है, इसका मतलब है कि भाई ऐसी विचारधारा जो कि इंसान की, ह्यूमन के सेंटर में रख के चीजों को नहीं देखती। तो जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो डी इज द राइट आंसर, 4 3 2 1। क्लियर? आई होप ये सारे पॉइंट आपने अच्छे से नोट डाउन करे हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा आज का, जिसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर इज एट द फोरफ्रंट इन डेवलपिंग नियोलिबरल पर्सपेक्टिव। अभी हमने नियोलिबरलिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी देखा था। एक और क्वेश्चन जहां पूछा गया भाई निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान जो है नव उदारवादी दृष्टिकोण को विकसित करने में अग्रणी है। इनिशियली जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, 4 नाम दिए गए हैं। जॉन रोवेल्स नहीं है बिल्कुल, फिलॉसफी नहीं आते, फिलॉसफी भी नहीं आते इसके अंदर, ऑल्दो ये पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत बड़ा नाम है। पीटर डाकर का नाम भी नहीं आता, इनका कंट्रीब्यूशन भी पॉलिटिकल साइंस में, स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में किसी से नहीं छुपा। फ्रेडरिक वॉन हेग जो है वो राइट आंसर है, जिन्होंने नियोलिबरलिज्म में बहुत बड़े तौर पर एक कंट्रीब्यूशन दिया है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। आने वाली वीडियोस में मैं इसी तरह हर एक यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। ये सीक्वेंस चलता रहेगा, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जो पॉलिटिकल साइंस में नेट में पेयर होने जा रहे हैं जरूर शेयर कीजिए। साथ ही आप हमारे कोर्सेज के साथ भी जुड़ सकते हैं, हमारे नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमारी ऐप ई कक्षा पर आके पेपर 1 की फ्री क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं। साथ ही हमारे पेपर 2 के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे पोस्टल मटेरियल को भारत में कहीं पर भी बैठे हुए एक्सेस कर सकते हैं, जो कि ईजिली आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।